स्वागत है आपका विंध्य फर्स्ट में। आपके साथ मैं अंजलि, मेरे साथ है मेरी साथी स्वर्णिमा। हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम मुख्य समाचार पत्र लेते हैं जिनसे आपके बीच चर्चा करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। मुख्य समाचार होते हैं दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पत्रिका और स्टार समाचार, जिनकी खबरों का हम आपके बीच विश्लेषण करेंगे। तो चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। आज के हमारे जो सभी अखबार हैं उनके फ्रंट पेज पे पीएम मोदी का जनसभा को लेकर दर्शाया गया है कि विशाल जनसभा होने वाली है पीएम मोदी की मध्य प्रदेश के सिवनी और खंडवा में। तो ये स्टार पत्रिका, दैनिक जागरण, भास्कर सभी में इसको दर्शाया गया है। जी, अब हम रुक करते हैं हमारी खबरों की ओर। तो सबसे पहले हम विंध्य की खबरों से शुरुआत करते हैं। दैनिक जागरण में रीवा जागरण पेज पे ये खबर है कि 2.5 साल बीत गए, नया सत्र भी शुरू हो गया, लेकिन कन्या विश्वविद्यालय नहीं खुल सका। अब इसमें बताया जा रहा है कि धरा रह गया जिले के 4 विधायकों का अशासकीय संकल्प। जिले में शासकीय कन्या विश्वविद्यालय खुलने की आस अब बुझने लगी है। जिले के 4 विधायकों ने अशासकीय संकल्प पारित कराया था, जिस पर कुछ नहीं हुआ। अब इधर बताया जा रहा है कि नया शैक्षणिक सत्र भी लग गया है, लेकिन विश्वविद्यालय खुलने की कोई भी आस यहाँ पर नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने अपनी ही पार्टी के विधायकों के इस संकल्प को महत्व नहीं दिया। बता दें कि जो गत वर्ष जुलाई 2021 था, उसमें गुढ़ विधायक नागेंद्र सिंह, मऊगंज विधायक प्रदीप सिंह पटेल, त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी और सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह ने इस बाबत पत्राचार भी किया था। इस मामले को लेकर विधायकों ने विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 117 के अधीन ये संकल्प प्रस्तुत कराया। विधायकों की इस कार्यवाही का उत्तर सदन में 2 अगस्त को दिया गया। ये पूरा जिस तरह से काम होता गया उसकी क्रोनोलॉजी दी हुई है। उसके बाद उस समय विधायकों की इस पत्राचार कार्रवाई से उच्च शिक्षा विभाग भी सक्रिय हुआ और कन्या विश्वविद्यालय खोलने संबंधी आवश्यक जानकारी संकलित की गई, लेकिन आखिर में सारी कार्रवाई रद्दी की टोकरी में चली गई। बताया जा रहा है कि छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या 2860 छात्राएं ज़्यादा हैं और उस समय एडी ने भी विभाग को जानकारी दी थी कि जिले में 16 सरकारी व अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में 30,612 विद्यार्थी हैं। बहुत सालों से कन्या विश्वविद्यालय की मांग चल रही है, जिसको लेकर इस तरह की ये सारी कार्रवाई की गई, लेकिन आखिर में पता चला कि रद्दी की टोकरी में सब कुछ चला गया और कुछ भी काम इस पर नहीं किया गया। अब ऐसा नज़र आ रहा है कि आगे भी काम सही से नहीं हो पाएगा। जी, तो वहीं अगली खबर हमारी पानी की समस्या को लेकर है। पिछले कई दिनों से हम लोग बता रहे हैं कि पानी के चलते किसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। नहर तो बन गई है लेकिन उनमें पानी नहीं है। तो ये आज गोरगांव से एक खबर आ रही है सिटी स्टार पेज पे, स्टार समाचार के। तो नहर में पानी छोड़ने को लेकर किसानों ने उठाई मांग। हर जगह जगह के किसान इसकी मांग उठा रहे हैं, क्योंकि अब धान का समय चला गया है, गेहूं का आ गया है। तो गेहूं बोने से पहले उनको पलेवा देना पड़ता है, तो पलेवा देने के लिए उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सरकार पानी उपलब्ध नहीं करा रही है, जिसके लिए कई सारे गांव हैं, गोरगांव, बरेही, बुढ़वा, व्यवहार, झांझर, पूर्वा, पड़रिया और जैसे गुढ़, इधर कई सारे एरिया है। रायपुर करचुलियान तहसील के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं और उधर से कई सारे किसान आकर इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। वहीं पानी की एक और समस्या बताई जा रही है कि मनकवार में देवरा फरेदा में लोक यांत्रिकी विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से कुछ दिनों पहले पानी की टंकी तो बनाई गई थी। जी, ये खबर अंजलि इस दैनिक जागरण और पत्रिका में भी कवर की गई है। तो ये खबर स्टार समाचार में है कि पानी की टंकी बनाई गई, लेकिन पानी मुहैया नहीं कराया जा रहा और वहाँ के जो लोग हैं वो पानी खरीद कर पी रहे हैं। तो ये सरकार का करोड़ों रुपए का लागत जो है तो वो केवल कागजों पे रह जाता है। आप बनवा तो देते हो, लेकिन लोगों को जब उसकी सुविधा ही मुहैया नहीं हो पाती तो किस काम का। जो लाचार हैं बेचारे, जिनके पास पैसे नहीं, तो वो पानी कहाँ से खरीदें।
पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तो इसमें मतलब आए दिन लोग इसको लेकर मांग उठा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। दैनिक भास्कर में भी एक वही खबर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि गेहूं में पलेवा लगाने के लिए दर्जन भर किसानों ने मांगा पानी को लेकर। बाणसागर नहर से जो बाणसागर डैम है वहां से पानी छोड़ दिया जाए। हम लोग की धान की फसल तो खराब ही हुई, लेकिन गेहूं में भी हम लोग को ऐसे ही क्या प्रशासन रुलाएगी? इसमें कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो जिसको लेकर किसान सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जी, अब हम बात करते हैं हमारी अगली खबर की। तो पत्रिका में है, ये कल से ही इस पूरे रीवा क्षेत्र में ये खबर बनी हुई है कि जो पार्क है, सिविल लाइंस का पार्क है, वहाँ पर बिना अनुमति के अभी 2 दिन पहले ही अनूप जलोटा का एक कार्यक्रम था, भजन कार्यक्रम और भरत मिलाप कार्यक्रम था जी। वहाँ पर बताया जा रहा है कि बिना किसी अनुमति के कार्यक्रम करवाया गया था और पार्क का जो निर्माण है वो भी आधा है। एक तरह से श्रेय लेने की होड़ में, श्रेय लेने की होड़ में कार्यक्रम करवा दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि कार्यक्रम में जो राजेंद्र शुक्ला जी, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं इस बार और वो जनसंपर्क मंत्री भी हैं, वो भी उपस्थित थे और साथ ही में जनार्दन मिश्र भी उपस्थित थे। सांसद जनार्दन मिश्र भी उपस्थित थे। इसके बाद अब इस पर केस दर्ज कर दिया गया है, अमैया थाने में केस दर्ज हुआ है। तो ये एक बड़ी बात सामने आ रही है। इसमें बताया गया है कि रीवा विधानसभा के उड़न दस्ता दल प्रभारी हुलास कुमार पंद्रो ने विजय समिति के उपाध्यक्ष अमित डिगवानी से कार्यक्रम को लेकर समक्ष अधिकारी से अनुमति मांगी, तो उनके द्वारा जो दस्तावेज थे वो पेश नहीं किए गए। जब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तो उसका भी जवाब नहीं दे पाए, जिसकी शिकायत पर अमैया थाने में विजयदशमी उत्सव समिति के खिलाफ, ये वो समिति थी जिसने ये कार्यक्रम पूरा ऑर्गेनाइज करवाया था, तो इनके खिलाफ उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद एफआईआर भी कर दी गई थी। जी, वहीं अगली खबर हम स्कूल को लेकर बताएंगे कि मऊगंज से एक खबर आ रही है, स्टार समाचार में ही बस इसको दर्शाया गया है कि 5 साल से पेड़ के नीचे चल रही प्राथमिक पाठशाला, जहां एक और कहते हैं कि हमारा भारत देश जो है वो चांद तक पहुंच गया है, लेकिन क्या चांद पर पहुंचने की ये असलियत है कि जो बच्चे हैं वो पेड़ के नीचे शिक्षा ग्रहण करें? बड़े बड़े भवनों का निर्माण हो रहा है, लेकिन स्कूल भवन का निर्माण नहीं हो रहा है। इस पाठशाला मऊगंज के आसपास का बताया जा रहा है। इसमें है कि शिक्षा तकनीकी तो काफ़ी ऊपर पहुंच गई है, लेकिन यहाँ की शिक्षा जो है वो नीचे तक ही है। यहाँ 75% लोग जो सुविधाएं हैं, और तो सुविधाओं से मूलभूत जो सुविधाएं उनसे दूर ही किया जा रहा है, लेकिन जो स्कूल है उसमें इस तरह की हालत है कि मतलब 5 साल से पेड़ के नीचे चल रही है। और बात यह है कि इस स्कूल में 30 से 40 जो बच्चे हैं वो उनका नाम भी दर्ज है, लेकिन भवन ना होने के कारण केवल स्कूल 4 से 5 पहुंच रहे हैं। तो एक तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों के साथ ये क्यों नहीं दिखाया जा रहा कि उनको स्कूल तक तो दे दिया जाए, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो भविष्य उनका कैसे बनेगा? तो इसमें जो स्टार समाचार है इसमें बताया जा रहा कि नैनीहालों से जैसे बच्चे नैनीहाल जा रहे हो तो वहाँ जाके घूमते हैं, क्यों भवन नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी? पेड़ के नीचे बच्चे बैठते हैं, तो ये एक बड़ी कमी है हमारे। अभी हम लोगों ने इस पर एक स्टोरी भी की थी शिक्षा को लेकर। तो शिक्षा में ऐसी बहुत सी जगहों की हालत है कि जहाँ स्कूल भवन तो बने हैं पर टीचर्स नहीं हैं, लेकिन यहाँ तो स्कूल भवन ही नहीं है, टीचर की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। जी, अब हम बात करते हैं अगली खबर को। तो विधानसभा चुनाव को लेकर ये महिला प्रत्याशियों को मद्देनज़र रखते हुए ये एक डेटा एनालिसिस है पत्रिका का। इसमें बताया गया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 8% महिला प्रत्याशी थी, लेकिन इस बार इनकी संख्या बढ़कर 14% हो गई है। जो वर्क फोर्स में महिलाओं को देखा जाए तो उनकी स्थिति इतनी सही नहीं है। ऐसे में ये खबर कहीं ना कहीं लीडरशिप के और राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति के लिए एक सकारात्मक खबर हो सकती है। इसमें बताया गया है कि विधानसभा और लोकसभा के सदन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण देने के लिए जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसका असर अब कहीं ना कहीं रीवा संभाग में भी दिख रहा है। इसमें पूरा रीवा संभाग है उसका डेटा भी दिया हुआ है कि कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं और टोटल कितना है। इसमें बताया गया है कि बतौर निर्दलीय भी इस बार महिलाएं उतरी हैं। और संभाग में इसमें है कि 2018 में कुल 424 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें महिलाओं
जिसमें कुल 424 उम्मीदवार, पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 391 रही थी, यानी 92% पुरुष थे। वहीं अगर बात की जाए महिला उम्मीदवारों की संख्या तो 33, यानी मात्र 8%। अब 2023 में ये 8% बढ़कर 14% हो गया है। अगर कंपैरिजन किया जाए पुरुष और महिला अनुपात में तो बहुत कम है, लेकिन अगर महिलाओं का ही कंपेयर किया जाए 2018 आज की तुलना में तो बढ़ोतरी हुई है। वहीं संभाग में प्रत्याशियों का एक डेटा पूरा दिया हुआ है, इसमें 2023 और 2018 का कंपैरिजन है। तो पूरा रीवा संभाग है, सतना जिले में पुरुष 104 और महिलाएं 20 महिलाएं थी। ये 2023 का है अभी का है। 124 कुल, रीवा में 104 और महिला 12 यानी 116। वहीं सीधी में 49 पुरुष तो 7 महिलाएं 56, और सिंगरौली में 29 पुरुष तो 9 महिलाएं 38। वहीं 2018 का दिया हुआ है, जिसमें सतना में महिलाएं थी 12, पुरुष 129, रीवा में 155 पुरुष 13 महिलाएं, सीधी में 66 तो पुरुष तो महिलाएं 2, और सिंगरौली में पुरुष 41 तो महिलाओं की संख्या थी 6। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सकारात्मक भी है, लेकिन इस दिशा में निरंतर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पुरुषों के साथ अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए तो अभी भी राजनीति के क्षेत्र में और जो मुख्य धारा की राजनीति है उसमें, चुनावी राजनीति, उसमें महिलाओं की अभी भी भागीदारी काफ़ी कम बताई जी। वहीं इसको लेकर एक और खबर है कि जो हमारे ये दैनिक भास्कर के रीवा जागरण पेज पर है कि दिव्यांगों एवं 80 साल से अधिक आयु के मतदाताओं को मतदान 8 और 9 नवंबर को ही करवा दिया जाएगा। 7 एवं 8 नवंबर को। 7 एवं 8 नवंबर को। तो जिसमें आप कोई भी आपके वैध जो प्रमाण हैं उनको लेकर आप जा सकते हैं और वोट डाल सकते हैं। तो जो पहचान के लिए जितने सारे दस्तावेज मान्य थे, जैसे कि बैंक आईडी हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी आधारभूत जो आपके ये पहचान दस्तावेज हैं उनको लेकर आप वोट डाल सकते हैं। और ये एक तरह से सहयोगपूर्ण है। जिला कलेक्टर ने इसका निर्णय किया है कि जो मतलब दिव्यांग हैं, क्योंकि वो भीड़ जब 17 तारीख को मतदान होगा तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी होगी, जिसकी वजह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इनका वोट जो है 7 से 8 नवंबर को ही डल जाएगा। वहीं एक और खबर है, आज हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सीधी जिले में आ रहे हैं और कई सारी सभाएं जो है वो संबोधित करेंगे। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में इसे बताया गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो सीधी के धौनी विधानसभा के मझौली में दोपहर 12 बजे रहेंगे और चुरहट विधानसभा में दोपहर 2 बजे और सिहावल विधानसभा में से करौदा में संजीवनी में सभा को संबोधित करेंगे। तो एक तरह से कल बड़े दिग्गज, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही पार्टी के बड़े दिग्गज कल मध्य प्रदेश में चुनावी सभा कर रहे थे। शिवराज सिंह भी उसमें शामिल थे। शिवराज सिंह आज विंध्य क्षेत्र में एक बार फिर दौरा कर रहे हैं। जी, तो अब अगली खबर हमारी संजय गांधी हॉस्पिटल को लेकर है, जो कि हम लोग रोज बताते हैं कि वहाँ कोई ना कोई फर्जीवाड़े आए दिन देखने को मिलते हैं कि संजय गांधी में आज ये हुआ तो कल ये हुआ। तो संजय गांधी में एक और बड़ा कारनामा सामने आ रहा है कि कोरोना काल के दौरान NHM बजट घोटाले का मामला सामने आया था, लेकिन अब EOW कार्यालय में फाइलें हैं वो डंप पड़ी हैं, अभी तक उनकी जांच नहीं हुई है। कोविड काल के समय ये फाइलें डंप हो गई थी, लेकिन उनका अभी तक जांच नहीं हुआ और वो मशीनें केवल ये जो मामला है इसकी शिकायत दर्ज हुई, जब यहाँ नहीं हुआ तो भोपाल तक इसका मामला जो है दर्ज हो चुका है और इसमें कई फर्जीवाड़े में लोग शामिल हो बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ के आला अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। तो संजय गांधी अस्पताल जिस तरह से तानाशाह रुख अपना रही है, विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इस तरह के कारनामे कर रही है, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। और ये जो घोटाला था वो इसकी पोल खुली थी 20 मार्च 2020 को CMHO कार्यालय में। इसको मरीजों को खाना व जो नाश्ता देने का टेंडर दिया गया था, लेकिन उसका बिल ही पास नहीं किया गया था, जिसके चलते इसमें कई सारे घोटाले फिर सामने आते गए और संजय गांधी अस्पताल तो खैर इस टाइम पे लीड पे ही बना हुआ है। जी, अब हम रुख करते हैं हमारी राज्य स्तरीय खबरों का। तो पत्रिका के फ्रंट पेज में ही दिया गया है कि राजधानी भोपाल जो है वहाँ के चर्चित विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट में ये स्थिति इस कदर की गड़बड़ी है कि मृतक लोगों का भी नाम
है, वहीं कई जगह पर दो दो स्थानों पर लोगों का नाम है। तो इसमें बताया गया कि नरेला की वोटर लिस्ट वहाँ का विधानसभा क्षेत्र है जहाँ की वहाँ पर गड़बड़ झाला है, एक मतदाता के दो दो जगह पर नाम है। अंतिम सूची के पहले सामने आए गड़बड़ झाले पर निर्वाचन आयोग की सख्ती के बाद भी मतदाता सूची में अभी भी गड़बड़ी बरकरार है। इसमें बताया गया कि 12,000 से ज़्यादा संदिग्ध मतदाताओं के नाम सामने आए हैं और साथ ही में इनमें से ऐसे कई लोगों के नाम भी हैं जो क्षेत्र छोड़कर बहुत पहले जा चुके हैं लेकिन अभी भी उनका वहाँ की वोटर लिस्ट में नाम है। वहीं सबसे ज़्यादा हद की बात यह है कि जिनकी मौत हो चुकी है उनके भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़े हुए हैं। तो इसमें ऐसे में चुनाव के परिणाम जाहिर सी बात है कि प्रभावित होते हैं। और आपको बता दें कि जो नरेला सीट है वहाँ से भाजपा प्रत्याशी विश्वास सारंग और कांग्रेस से मनोज शुक्ल आमने सामने हैं। जी, तो इसमें एक और भोपाल से ही आप भोपाल का बता रहे हैं, हम इंदौर का बताएंगे कि जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो इस बार मैदान पे हैं भाजपा में, तो उनके डेली कुछ ना कुछ कारनामे सामने आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने अपने नामांकन फॉर्म में जो दस्तावेजों से जानकारी देनी थी वो नहीं दिए और अब शराब बांटने के लिए एम्बुलेंस का उपयोग कर रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से एक बार फिर उनकी शिकायत की है कि वो जो एम्बुलेंस है ये इसका उपयोग कहाँ पे कर रहे हैं कि शराब बांटने के लिए कर रहे हैं। तो जब इस तरह से अगर ये कारनामे करेंगे तो फिर आगे का क्या होगा। इसमें ये हॉट सीट तो बना हुआ ही है जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं वो, उनका कहना है कि नामांकन की तो जानकारी दिए ही नहीं लेकिन अब निर्वाचन आयोग की दिन ब दिन धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो इस पर शिकायत का कुछ रुख अपनाया जाए और इनके ऊपर कोई कार्यवाही की जाए कि डेली ये अपना तानाशाह रुख अपना रहे हैं। और इसमें एक तरह से सबसे बड़ी बात ये है कि शराब तो एक और भी अवैध माना जा रहा है, लेकिन शराब को आप एम्बुलेंस जैसी सुविधा जो आम जन के लिए लाया गया है उसका उपयोग आप शराब बांटने के लिए कर रहे हैं, तो एक तरह से ये तो काफ़ी नुकसानदेह है। जी, अब हम बात कर लेते हैं भोपाल से ही ये खबर है कि जहाँ पर बताया गया है किसानों को लेकर खबर है। खरीफ में इस बार किसानों ने कोदो, कुटकी, रागी जैसे जो मोटा अनाज है उसको लेकर सरकार बार बार बोल रही है, काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर प्रमोशन भी किया जा रहा है, उसको उगाया, इस पर रकबा भी बढ़ाया गया था। केंद्र सरकार ने मोटा अनाज की खेती का रकबा बढ़ाया, लेकिन अब समस्या ये आ रही है किसानों को कि वो बेचे कहाँ। इसको लेकर किसानों ने उगा तो लिया और काफ़ी बड़े क्वांटिटी में उगाया है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी इसको लेकर क्लैरिटी नहीं दी गई है, ना ही कोई व्यवस्था की गई है, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो मंडी में जाकर इसे बेचे या फिर सरकार इसके लिए भी कोई अन्य केंद्र बनाएगी। तो उगाई तो हो गई लेकिन अब उसे बेचा कहाँ जाए, जो एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है खेती का। इसमें बताया जा रहा है कि भिंड समेत देश के 20 जिलों में इसको लेकर महोत्सव भी हुआ था। G20 में भी इस बार जो समारोह हुआ था, थाली में मोटे अनाज के व्यंजन परोसे गए थे। वहीं बताया जा रहा है कि कृषि विभाग जो है उसकी सुस्ती के चलते ये समस्या हो रही है। किसान है उदय सिंह मारावी, उनका कहना है कि आदिवासियों के लिए मोटा अनाज अमृत है। आदिवासी क्षेत्र में भी हम देखें, अगर हम अनूपपुर जिले के डिंडौरी से देखें, लहरी बाई का नाम, उन्होंने मोटे अनाज के संरक्षण में एक बड़ा कदम उठाया था। तो यहीं पे बताया जा रहा है कि बड़वाह थाना क्षेत्र के सिराला, माफ़ कीजिएगा, आदिवासियों के लिए मोटा अनाज अमृत है। पहले तो पथरीली और कम सिंचित ज़मीन और बिना उर्वरक के भी इनकी खेती होती है, इसलिए मोटा अनाज किसानों के लिए इसीलिए फ़ायदेमंद है कि उसमें लागत बहुत कम लगती है। दूसरा, ये जनजातियों को स्वस्थ भी रखता है। तीसरा, इनको बेचने से किसान को मुनाफा होता है। हमने रकबा बढ़ाने की सोची और खेती भी अच्छी हुई, लेकिन अब कृषि विभाग की सुस्ती चिंता बढ़ा रही है। जब मेन बेचने का समय आ रहा है तो इतनी ज़्यादा लापरवाही का आलम है कि किसान समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ उसे बेचा जाए। जी, तो वहीं अब हम नेशनल खबरों की ओर रुख करेंगे। तो नेशनल खबरों में एक बड़ी खबर है कि जो हमारे देश का केंद्र माना जा रहा है दिल्ली की जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित है। इसमें दैनिक भास्कर और स्टार समाचार दोनों के इसे फ्रंट पेज में दर्शाया गया है कि दिल्ली की हवा में 25 से 30 सिगरेट के बराबर धुआं रहता है। जो दिल्ली की हवा बहती है उसमें 25 से 30 सिगरेट का धुआं जितना उड़ता है उतनी ज़्यादा प्रदूषित वायु रहती है। वायु गुणवत्ता 500 के पार, सभी उम्र के लोगों पर इसका असर पड़ेगा, जो चाहे वो कम आयु के हो चाहे अधिक आयु के हो, उन सब के ऊपर इस हवा का असर होगा।
और ये हवा लगातार जहरीली ही होती जा रही है। 4 नवंबर की जो ये हवा थी उसको काफ़ी ज़्यादा गुणवत्ता विहीन बताया गया है कि इसमें इंडेक्स के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें 504 रहा है। तो एक तरह से इसमें जो यहाँ के पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के, तो उन्होंने कई राज्यों से इसकी मीटिंग बुलाने को कहा कि तुरंत इस पर मीटिंग की जाए और एनसीआर में कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कोई नियमों का उल्लंघन ना किया जाए। जी दिल्ली में ये समस्या बड़ी है और कहा जाता है अक्सर कि दिवाली में ये समस्या बढ़ी, लेकिन अगर हम देखें तो अभी से ही इतनी ज़्यादा समस्या है दिल्ली में। दिवाली के पटाखे शायद इसमें उतना अभी तो नहीं दिख रहा है हमें कि दिवाली के बाद स्थिति और शायद बेकार हो सकती है, लेकिन अभी से स्थिति खराब है। इसका मेन कारण माना जाता है कि जो पंजाब क्षेत्र में पराली जलाई जाती है उस वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जी बिल्कुल। जी अब हम बात करते हैं हमारी अगली खबर की। तो भूकंप से ये जो प्राकृतिक आपदा है उससे जुड़ी ये खबर है। जी बिल्कुल। तो इसको दैनिक भास्कर और स्टार समाचार दोनों में बताया गया है कि अभी पिछले दिनों शुक्रवार को भूकंप नेपाल में आया, लेकिन उसका झटका कई हमारे भारत में भी है और हमारे विंध्य क्षेत्र में इस झटके को महसूस किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो नेपाल का ये भूकंप था वो तबाही मचा दिया है। इसमें 157 लोग अब तक मारे जा चुके हैं और हालांकि ये कोई फैक्ट डाटा नहीं है, कोई आंकड़ा अभी आया नहीं, इसमें और भी संख्या बढ़ सकती है। जान माल की तो नुकसान हुई है। इसका जो केंद्र था वो काठमांडू था। यहाँ से 331 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी से 10 किलोमीटर जमीन के नीचे था ये भूकंप का असर। तो यहाँ अभी 157 लोगों के मरने की तो खबर आ रही है, लेकिन अभी आंकड़ा कोई फिक्स नहीं है कि इतने ही लोग हैं। तो ये भूकंप नेपाल बस को नहीं, हालांकि हर जगह को भी प्रभावित किया है और इसमें अब तक 105 और 138 लोगों को बताया जा रहा है कि घायलों को भी है। जो नेपाल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल, इसने इस हालात को प्रचंड बताया। उन्होंने कहा कि इसका हम पूरी तरह से लोगों की मदद करने की अपने ओर से सारी कोशिश करेंगे। जी अब हम रुक करते हैं हमारी स्पोर्ट्स की खबरों की। तो वर्ल्ड कप की सीरीज ही चल रही है हमारी। जी बिल्कुल। उसमें अब 401 एक बड़ा स्कोर होता है 401, जिस ये रन बनाया न्यूजीलैंड ने। उसके बाद भी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया और पाकिस्तान के फ़खर जो हैं फ़खर जमान, उनके शतक से उन्होंने 126 रन बनाए, अर्धशतक से थोड़ी ही दूरी पर। वहीं पर उन्होंने उनका ये जो मैच था पाकिस्तान ने एक बड़ी जीत हासिल करी है और इसमें बताया जा रहा है कि फ़खर जमान के रिकॉर्ड तूफ़ानी शतक से पाकिस्तान ने शनिवार को वनडे विश्व कप मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश से प्रभावित मैच में एक बड़ी जीत हासिल करी है। बाबर के साथ फ़खर जमान ने बाबर के साथ ये जो इन दोनों की साझेदारी थी 194 रन की साझेदारी थी। और इसी के साथ जो कप तालिका है लीडर बोर्ड, वो अभी भी भारत उसमें टॉप पर है। फिर दक्षिण अफ्रीका है। आपको बता दें कि 7 मैचेस खेले हैं भारत ने और अभी तक एक भी मैच भारत हारा नहीं जी है। बिल्कुल। साथ ही में फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नीदरलैंड्स, बांग्लादेश और सबसे आखिरी नंबर पर इंग्लैंड है, जिसने 7 मैच खेले हैं, जिसमें से मात्र 1 मैच जीती है वो और 6 मैच हारी है। जी तो वहीं आज एक और है कि आज का जो टूर्नामेंट है, आज रात 2 बजे से भारत और अफ्रीका के बीच बड़ा मैच होगा और इस टूर्नामेंट का जो ये तगड़ा मैच होगा उसी से तय हो जाएगा कि भारत और अफ्रीका के बीच जो ये मैच होगा यहाँ से चैंपियन का अंदाज़ा लग जाएगा, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी वर्ल्ड कप में। तो ये दिन आज ही है, रविवार की रात 2 बजे से बताया जा रहा है कि ये टूर्नामेंट का बड़ा मुकाबला होगा और दोनों ही टीमों ने इसके लिए खासा मेहनत किया है और सेमीफाइनल में जाने के लिए अपने अपने ओर से पूरा दमखम लगाए हुए हैं। तो ये वर्ल्ड कप का हमारा जो इंटरेस्टिंग मैच है, अभी तो इस डैशबोर्ड में जो हमारा लीडर बोर्ड है उसमें टीम इंडिया सबसे आगे है और दूसरे नंबर पर अफ्रीका है। जी अब हम बात करते हैं आखिरी रुख में हम कार्यक्रम के तो कार्टून्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रत्याशी है एक जो आ रहा है और लोगों मिल रहा है, गरीब लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं और भूख के कारण उनका पेट भी एकदम से अंदर धंसा हुआ है। वो देख और जो प्रत्याशी है वो बहुत ज़्यादा एकदम वाला लग रहा है, बिल्कुल। तो उसे देखते हुए जो वो आश्चर्यचकित हैं लोग
तो उनको देखते वो जो साथ में उनके नेताजी हैं वो कह रहे हैं कि यकीन माने ये पुराने प्रत्याशी हैं, बस 5 सालों में इनका विकास ज़रा ज़्यादा हो गया। यानी लोगों का तो किसी भी तरीके से विकास नहीं है, लेकिन नेताजी का इंडिविजुअल तौर पर विकास खासा हो रहा है। जी, तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया, हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके किसी भी तरह का फीडबैक है, किसी भी तरह के जन मुद्दे हैं, तो वो हम तक ज़रूर पहुंचाएं। हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर जाकर आप हमको फीडबैक दे सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन के ज़रिए, हमारी जो ईमेल आईडी है उसके ज़रिए। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।